आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने 12th मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन चैप्टर को सीखा है। हमने हर एक प्रॉब्लम, हर एक एक्सरसाइज वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th, 12th में पूरे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैथमेटिक्स के लिए MST CET और JEE का प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए भी चैनल बहुत यूज़फुल है। इसलिए आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी होंगे 10th, 11th और 12th और MST CET और JEE का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसे सभी बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट तो बनता ही है, ठीक है। अब आज यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। देखिए, आप जब 11th में थे तो सिलेबस चेंज हुआ था, अब 12th में आए तो भी सिलेबस चेंज हुआ है। जो पुराना सिलेबस था उस पुराने सिलेबस में 11th में और 12th में ऐसा दोनों मिला के इस चैप्टर को डिवाइड किया गया था। मतलब वेक्टर ये चैप्टर 11th में भी था और 12th में भी था। लेकिन अब ये नया जो हम अभ्यासक्रम देखने जा रहे हैं इसमें ये चैप्टर सिर्फ 12th को है, 11th को नहीं है। तो हमें शुरू से सब बातें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है और आपके टेक्स्ट बुक में भी शुरू से बातें दी गई है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक ही चैप्टर यहाँ पे नहीं है। चैप्टर नंबर 5 आपको वेक्टर्स दिखता है, चैप्टर नंबर 6 का आपको नाम लाइन एंड प्लेन दिखेगा, लेकिन वहाँ पे भी हमें वेक्टर यूज करना है क्योंकि लाइन एंड प्लेन भी वेक्टर का ही कंसेप्ट है। और वैसे भी वेक्टर ये कंसेप्ट आप फिजिक्स में भी यूज़ करते हो। फिजिक्स में भी आपने सुना होगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी आपको फंडामेंटल क्वांटिटी सिखाई जाती है उसके बाद की जब आप क्वांटिटी सीखते हो तो आप क्लासीफाई करते हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या फिर स्केलर है। मतलब ये कंसेप्ट हमारे लिए फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। देखिए, आज हम थ्योरेटिकल पार्ट, इस लेक्चर में सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट सीखने वाले हैं, इसलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तो हमें पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जब ऑफलाइन क्लास रहता है तो क्लास में आपके फेस की तरफ देख के पता चलता है कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, तो फिर हम उस बात को और रिपीट करते हैं। पर अब यहाँ पे ऑनलाइन में वही दिक्कत है। ऑनलाइन में सिर्फ हम कमेंट के थ्रू ही समझ पाएंगे कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। हमारा जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे, मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हूँ, ये मेरा बोथ वे में चल रहा है या नहीं। मतलब मेरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस और आपकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले भी टेक्स्ट बुक में 2 फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन दिया है। उसमें पहला फिजिकल क्वांटिटी स्केलर दिया है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वेक्टर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहेगी। A physical quantity having only magnitude is called scalar. लेकिन वेक्टर इस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल आप स्केलर और वेक्टर के बता सकते हो। जैसे मैं स्केलर यहाँ पे लेंथ ले सकता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे मुझे वेक्टर का एग्जांपल लेते आएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं स्पीड ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लेते आएगा वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम स्केलर और वेक्टर के यहाँ पे बता सकते हैं। हमें सीखना है वेक्टर, लेकिन वेक्टर जो है, जैसे रात और दिन, ये दोनों अटैच पार्ट है।
रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। वैसा ही स्केलर और वेक्टर ये है। ये जो दो, ये फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर रहेगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर रहेगी। इसलिए स्केलर हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है वेक्टर सीखते हुए, क्योंकि वेक्टर हम तभी अच्छी तरह से सीख पाएंगे जब हमें स्केलर पता है। ठीक है, इसलिए पहले यहाँ पे स्केलर का डेफिनेशन दिया है, फिर यहाँ पे वेक्टर का डेफिनेशन दिया है। स्केलर अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, स्पीड, इस तरह के हम एग्जाम्पल ले पाएंगे। वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने देखा कि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड तो रहता है, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ले रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करेंगे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो हमें पता है, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट के साथ डायरेक्टेड शब्द लगा है। देखिए 11th स्टैंडर्ड में आपने डायरेक्टेड एंगल देखा था, मतलब एंगल इस वर्ड के साथ डायरेक्टेड ये वर्ड आ चुका था। तो हम डायरेक्टेड एंगल किसे कहते थे कि जिस एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हमने दो प्रकार की ली है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस एंगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उस एंगल को हम कहते थे डायरेक्टेड एंगल। 11th में हमने देखा है, मतलब एंगल वर्ड के पहले हमने डायरेक्टेड शब्द यूज किया था। वैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट के पहले हम कौन सा वर्ड यूज करने जा रहे हैं, डायरेक्टेड। तो इस लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए मेरे पास इस प्रकार का सेगमेंट है, सेगमेंट AB मैं लेने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए सेगमेंट AB। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस प्रकार का एरो पुट करूँगा, तो ये एरो देख के आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रैवलिंग पाथ कैसा है। हम A की तरफ से B तक पहुंच रहे हैं, फ्रॉम A टू B। यहां पे क्या है, फ्रॉम A टू B, समझ रहे हैं ना आप। हम A से स्टार्ट कर रहे हैं और B तक पहुंच रहे हैं। यहां पे जो A हमें दिखेगा इसे कहेंगे हम इनिशियल पॉइंट, ये रहेगा हमारा इनिशियल पॉइंट। और यहां का जो B है ये रहेगा हमारा टर्मिनल पॉइंट। और इस प्रकार की जो सेगमेंट रहेगी इसे कहेंगे हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और इस प्रकार की सेगमेंट हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। मतलब जो भी वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम इस प्रकार का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यूज करेंगे। सपोज मैंने सेगमेंट इस प्रकार का लिया है, भले यहाँ पे A है यहाँ B है, लेकिन एरो इस डायरेक्शन में है। तो देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, डिफरेंस है। इसमें इनिशियल पॉइंट A है तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट B है, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट B है तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट A है। इनिशियल पॉइंट यहाँ A है लेकिन यहाँ B है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ B है लेकिन यहाँ पे A है। ये दोनों सेगमेंट दिखने में हमें सेम दिखेगी लेकिन सेम नहीं है। दोनों का डायरेक्शन हमें इस एरो की वजह से दिखता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जब भी हम लेंगे तब वहाँ पे जो हम एरो कंसिडर करेंगे वहाँ का एरो इनिशियल पॉइंट की तरफ से टर्मिनल पॉइंट की तरफ जाता हुआ हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इनिशियल पॉइंट A है टर्मिनल पॉइंट B है, तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से AB, और इसके सर के ऊपर हम बार पुट करेंगे और इसे रीड करेंगे हम AB बार। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। हम इसे क्या रीड करेंगे, AB बार, ऐसा रीड करेंगे। और हमने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट A था और टर्मिनल पॉइंट B था।
इस फिगर में अगर आप देखोगे तो इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट ए है, तो इसे हम कैसा लिखेंगे, बी ए बार। समझ रहे हैं आप? ये हुआ ए बी बार और ए रहेगा बी ए बार। जब भी आप ए बी बार ऐसा लिखोगे तो आपको दो बातें समझना ही है। कौन सी? ए को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और बी को हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। जब भी बी ए बार लिखा जाएगा तो बी को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और ए को हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। मतलब हमेशा पहले हम इनिशियल पॉइंट लिखेंगे फिर बाद में टर्मिनल पॉइंट लिखेंगे। देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, बी ए और इसके ऊपर इस प्रकार का एरो। ये तो और इजी होगा हमारे लिए। डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पे भी तो डायरेक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है, तो इसे कहेंगे हम इनिशियल पॉइंट और इसे कहेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। वैसे ये ए बी ऐसे लिखा जाएगा, ए बी और इसके ऊपर एरो दिया जाएगा। इसे रीड करेंगे हम वेक्टर ए बी या फिर ए बी बार। इसे भी हम वेक्टर ए बी ऐसा रीड कर सकते हैं या फिर इसे रीड करेंगे हम ए बी बार। हम जनरली इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करेंगे। इससे भी हमें पता चलता है जो पहले पॉइंट हमने लिखा है उसे हम इनिशियल कहेंगे और जो पॉइंट हमने बाद में लिखा है उसे हम टर्मिनल कहेंगे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें हम स्मॉल लेटर भी यूज़ करते हैं, जैसे ए बी, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट ऐसे असाइन नहीं किए होंगे तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार। या ऐसा मान के चलिए, ये लिखित नहीं है, अलिखित मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पे भी लिखित नहीं होगा। ऐसा मान के चलिए जब भी हमें 2 पॉइंट लेके वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, 2 पॉइंट लेके जब भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हम वो कैपिटल यूज़ करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, जैसे बी ए बार या फिर ए बी बार। जब 2 पॉइंट लेके 2 कैरेक्टर, 2 अल्फ़ाबेट्स, 2 लेटर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 2 लेटर्स है, अगर वो 2 लेटर यूज़ करके जब भी हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हम उन्हें कैपिटल लिखेंगे। लेकिन जब भी आपको सिंगल लेटर यूज़ करना है वेक्टर के लिए, सिंगल लेटर, सिंगल अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पे उसे हम स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, इस तरह से। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फिर भी टेक्स्ट बुक आपने एक बार पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट यहाँ पे, उससे ज़्यादा हम बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड लाइन, सेगमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया। मैं और कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ में टेक्स्ट बुक भी रखो। ठीक है, उसके हर एक बात, उससे ज़्यादा मैंने समझाने का यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखो। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब वो वेक्टर जो है उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। जब भी हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब हमें क्या करना है, वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसे हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बहुत इजी कंसेप्ट है। वेक्टर कैसा रिप्रेजेंट करना ये हमने देखा है। अभी हमें देखना है, देखिए अभी यहाँ पे हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब वेक्टर का लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज हमारे पास वेक्टर ए बी बार है। हमने क्या रीड किया है इसको, वेक्टर ए बी बार। वेक्टर ए बी बार लिया है, मतलब ए यहाँ का इनिशियल पॉइंट है और बी यहाँ का टर्मिनल पॉइंट है। अगर आपने बी ए बार लिया तो इनिशियल पॉइंट बी रहेगा, टर्मिनल पॉइंट ए रहेगा। ए बी बार में इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है।
जब हमें इस वेक्टर का मॉड फाइंड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और मॉड ऑफ वेक्टर, ऐसा ही कहेंगे हम, ठीक है। मॉड ये जो वर्ड है, ये वर्ड मॉडुलस, इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। मॉड जो वर्ड है ये मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, जब हमें ए बी बार इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसको दो वर्टिकल बार में एनक्लोज करेंगे। वर्टिकल बार में, इसको भी दो वर्टिकल बार में हम एनक्लोज करेंगे। जब भी हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उस वेक्टर का हम मॉड लेंगे, वर्टिकल दो बार में उसे एनक्लोज करेंगे और इसे पढ़ेंगे हम मॉड ऑफ ए बी बार, ऐसा रीड करेंगे इसे। और इसे भी हम रीड करेंगे किस तरह से, फिर मॉड ऑफ बी ए बार या फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी ए, ऐसा रीड कर सकते हैं। इसे रीड करेंगे हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी या फिर मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी बार, ऐसा भी इसे आप रीड कर सकते हो। इसे कैसा रीड करेंगे हम, मॉड ऑफ बी ए बार, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ऐसा रीड कर सकते हो इसे, और मॉड ऑफ वेक्टर बी ए, ठीक है। अब इसका हमें मॉड लेना है, मतलब हमने अभी देखा कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब मॉड लेना है, मतलब लेंथ फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लेंथ ऑफ ए बी, या फिर सिंपली इसे आप ए बी लिख सकते हो। अब इसके ऊपर यहाँ पे बार है तो ये वेक्टर हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे बार नहीं है तो ये स्केलर हो गया। जब भी वेक्टर के ऊपर या फिर जब भी ऐसे ऊपर बार लिखा जाएगा उसे हम वेक्टर कहेंगे, जब ऊपर बार नहीं रहेगा इसे हम स्केलर कहेंगे। तो इस वेक्टर ए बी बार को हमने किस में कन्वर्ट किया, स्केलर में कन्वर्ट किया। मतलब हम ऐसा कहेंगे, जब भी हम वेक्टर का मॉड लेते हैं या फिर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वेक्टर काय में कन्वर्ट होगा, स्केलर में कन्वर्ट होगा। समझ रहे आप? मॉड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू हम हमेशा या तो लेंथ ऑफ ए बी ऐसा कहेंगे या सिंपली ए बी कहेंगे। मॉड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू ए बी। और जब भी हम वेक्टर का मॉड लेते हैं तो वेक्टर काय में कन्वर्ट होगा, स्केलर में कन्वर्ट होगा। मतलब वेक्टर का मॉड लेना है या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मीनिंग ये हो गया कि उस वेक्टर को हमें स्केलर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। ये हो गया दो लेटर के लिए जब हमने ए बी ऐसा यहाँ पे कंसिडर किया। मैंने पहले आपको बताया कि जब भी हमें सिंगल लेटर यूज़ करना है वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए तो फिर वहाँ पे हम स्मॉल लेटर लेंगे। देखिए मेरे पास वेक्टर ए बार है और इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इसका मुझे मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ ए बार का आंसर मेरे पास ए रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए रहेगा। सिमिलरली मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, बी रहेगा। मॉड ऑफ सी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, सी रहेगा। मॉड ऑफ डी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए बार ए, मॉड ऑफ बी बार बी, मॉड ऑफ सी बार सी, मॉड ऑफ डी बार डी। उसी तरह से मॉड ऑफ ए बी बार सिर्फ ए बी रहेगा, मॉड ऑफ बी ए बार सिर्फ बी ए रहेगा। समझ रहे? इस तरह से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी फिलहाल हम यहाँ तक ही देख रहे हैं, इसके बाद भी हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है लेकिन वो अलग तरह से लेंगे, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे लिए इतना पार्ट सफिशिएंट है। देखिए हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखा, इसके बाद देखना है हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और इतनी सारी आपके सामने टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स है देखिए, इसमें पहला टाइप हमें दिया है, क्या है, जीरो वेक्टर। पहला टाइप हमारा है जीरो वेक्टर। ये हमारा बहुत नियरेस्ट फ्रेंड रहता है जीरो, है ना, जीरो इज आवर नियरेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब ये जीरो वेक्टर हमें देखना है, क्या हम किस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे। अब हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
देखिए हमें देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम पहला वेक्टर देख रहे हैं ज़ीरो वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ओ, कैपिटल ओ और उसके ऊपर बार, इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, अब किस वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहेंगे? देखिए, वेक्टर ए बार अगर मेरे पास है या फिर वेक्टर ए बी बार है, ये मॉड ऑफ ए बार मतलब इस वेक्टर का लेंथ अगर 0 आता है, इस भी वेक्टर का लेंथ अगर 0 आता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है, तो उस वेक्टर को कहेंगे हम ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। व्हाट इज ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 0, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा उसे कहेंगे हम ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी बंद, 4 व्हीलर है और वो बंद हो चुकी है, उसको धक्का मार के आपको शुरू करना है, धक्का स्टार्ट जिसे कहते हैं हम, धक्का मार के उसे हमें शुरू करना है। उसे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे धक्का मारने के लिए, और सपोज आप अकेली है, हो सकता है कि आपका जो फोर्स है, आपका फोर्स उतना नहीं होगा जिससे गाड़ी आगे चली जाए। आप बहुत जोर लगा रहे हो लेकिन गाड़ी का मोमेंट कुछ भी नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, तो वहाँ का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमने वहाँ पे कंसिडर किया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ पे 0 रहेगा। मतलब हमें जीरो वेक्टर भले ही आपको दिखता है ये 0, लेकिन बहुत बार हमें इसे यूज करना है। ये बहुत यूजफुल क्वांटिटी हमारे लिए। आपने फोर्स अप्लाई किया, उस कार का कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो वहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। मतलब वो जो कार है खुद की जगह से हिली भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब जिस जगह पे खड़ी थी उसी जगह पे वो खड़ी है। तो वहां का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा। अगर मैंने कार को डिस्प्लेस करने चाहा, मतलब उसको फोर्स लगाया और कार यहां से यहां तक गई, तो ये यहां का इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे कार के ऊपर और कार खुद की जगह नहीं छोड़ेगी, तो उस कार का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर वहां पे हम सोचेंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा, ध्यान दीजिए, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा, उस वेक्टर को भी हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने ए बार ऐसा वेक्टर कंसिडर किया और इसका मॉड अगर मैंने लेना चाहा, तो इसका आंसर मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है। जिस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहता है, उस वेक्टर को भी हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं। जीरो वेक्टर का डेफिनेशन लेकिन हमारे पास ऐसा है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। ये हमारा पहला डेफिनेशन। इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, दूसरा जो डेफिनेशन या दूसरा जो टाइप हमें दिया है वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिस तरह से हमने जीरो वेक्टर कंसिडर किया है, उसी तरह से हमें यूनिट वेक्टर कंसिडर करना है। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 रहेगा उसे हमने जीरो वेक्टर कहा है। अब उसी तरह से आप यूनिट की डेफिनेशन बता पाएंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट मतलब 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, उस वेक्टर को कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए, जिस वेक्टर का मॉड मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 रहेगा, उस वेक्टर को कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिए, सपोज मेरे पास ए यूनिट वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे जैसे हम बार लिखते थे, यहाँ पे बार लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ बार हम यहाँ पे लिखेंगे कैप। ठीक है, इसे आप रीड कर सकते हो ए कैप और ए हैट।
बहुत सिंपल है। इसे क्या रेडी करेंगे हम, ए कैप और ए हैट। यूनिट वेक्टर ए कैप, जनरली यूनिट वेक्टर एन कैप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर एन कैप। लेकिन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर सिचुएशन में आपको ए कैप यूनिट वेक्टर लेना है तो आप वहां पे ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसे भी हम यूनिट वेक्टर कहेंगे उसके ऊपर उसको हम टोपी पहनाएंगे, कैप पहनाएंगे, ठीक है। ये ए कैप क्या हुआ, यहाँ का यूनिट वेक्टर। और डेफिनेशन हमने क्या बताया, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा उस वेक्टर को कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। मतलब अगर आपने यूनिट वेक्टर का मॉड लिया तो आपको आंसर कितना मिलेगा, डेफिनेटली 1 मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन वही हमें बताती है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा उस वेक्टर को कहेंगे हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद ये हुआ हमारा टाइप नंबर 2। इसके बाद देखना है हमें को इनिशियल या को एंड को टर्मिनस, ऐसे दो अलग अलग है। अब यहां पे जो को वर्ड यूज हुआ है, ये को हमें दिखाता है एक, जहां पे भी यहां पे को आया है और यहां पे भी को आया है, तो इसे कहेंगे हम एक, इस को। देखिए तीसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं। हमारा तीसरा टाइप क्या है, को इनिशियल एंड को टर्मिनल, को टर्मिनस, ठीक है। अब देखिए को इनिशियल, को का आपको मीनिंग पता चला है, को क्या है, एक। मतलब जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा उन वेक्टर्स को कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास इस प्रकार के दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ए बार है और ए वेक्टर बी बार है। अब इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से उनकी शुरुआत होती है, जहां से वो शुरू होते हैं, इसे हम इनिशियल कहेंगे। तो इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है, ऐसे वेक्टर को कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद है को टर्मिनस वेक्टर्स। अब आपको डेफिनेशन पता चली इसकी भी, ये आपको समझ में आया, मतलब ये 100% आपको समझा है। देखिए मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स है कि जिन दो वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट सेम है। ये वेक्टर यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो रहा है। तो यहां पे जो वेक्टर सी बार और वेक्टर डी बार हमारे पास है, इस प्रकार के है, ये भी इस प्रकार के डायरेक्शन इनका, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, तो उस प्रकार के वेक्टर को हम कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर। क्या कहेंगे हम, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे है अभी, सभी को टर्मिनस वेक्टर है। क्यों, क्योंकि हमारा सभी का एंड पॉइंट हमें पता है, एक ही जगह हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम सब क्या हो गए, को टर्मिनस। हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमारी डेथ, और सभी को डेथ, जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसका डेथ तो फाइनल है। तो डेथ हमारा को टर्मिनस, डेथ मेरा डेथ को टर्मिनस हुआ, सभी का डेथ क्या है, टर्मिनस है, टर्मिनल पॉइंट डेथ है, तो सभी का टर्मिनल पॉइंट एक ही है। तो हम सभी क्या हो गए, अगर हमने खुद को वेक्टर कहा तो हम सभी क्या हो गए, इस लैंग्वेज में को टर्मिनस हो गए, ठीक है। अब को इनिशियल, को टर्मिनस, ये आपको समझ में आया। जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, जिस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा उसे हम को टर्मिनस वेक्टर्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है, देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने को इनिशियल और को टर्मिनस देखा है। अब हमें देखना है इक्वल वेक्टर्स। ये भी बहुत ही सिंपल है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, देखिए वेक्टर्स माने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये दो चीजें जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी रहती है उसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का डेफिनेशन इतना तो हमें पता है, व्हाट इज वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। अब इस वेक्टर्स के पहले क्या लगा है, इक्वल। तो इसका मतलब वेक्टर को जो बातें लगती है वो बातें इक्वल होनी चाहिए।
मतलब क्या, हम जिन दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे, सपोज मेरे पास ए बी बार और सी डी बार ऐसे दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर को अगर मुझे इक्वल कहना है तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मॉड ऑफ ए बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी डी बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दोनों के डायरेक्शन ऑफ ए बी बार एंड सी डी बार आर सेम और दे आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जिन दो वेक्टर को आपको इक्वल वेक्टर्स कहना है, देखिए जिन दो वेक्टर्स को हमें इक्वल वेक्टर्स कहना है, ऐसे वेक्टर्स के लिए ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे दो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आपके पास होंगे और उनको आपको इक्वल कहना है, तो हम ऐसे ही वेक्टर्स को इक्वल कहेंगे। वहाँ पे दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन वहाँ के वेक्टर्स का, हम सपोज दो के लिए सोचेंगे, पहले दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर हम कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है तो उन दो वेक्टर्स को कहते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कहने के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डायरेक्शन सेम होने चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स। ये हुआ हमारा टाइप नंबर 4। अब निगेटिव वेक्टर्स, देखिए जो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा उन वेक्टर को कहेंगे हम निगेटिव वेक्टर, और इनका सम यहां पे 0 आएगा। ठीक है, ये 4 और ये 5। अब कोलिनियर वेक्टर्स, आपको कोलिनियर पॉइंट पता है। कोलिनियर पॉइंट्स मीन जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे उनको कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। ज्योमेट्री में एक ही लाइन पे अगर पॉइंट्स रहेंगे तो उन पॉइंट्स को कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अभी यहां पे हमें देखना है कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए किसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, हम ये देखने जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, देखिए मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे दो वेक्टर्स है, यहां पे ए बार और यहां पे बी बार है। अभी एक ही लाइन पे दो वेक्टर आए हैं तो डेफिनेटली इन दो वेक्टर्स को मैं क्या कहूंगा, कोलिनियर वेक्टर्स। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, इस लाइन को पैरेलल मैंने दूसरी लाइन कंसिडर की है और इस लाइन पे तीसरा वेक्टर मेरे पास है सी बार। देखिए ये दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर और इस लाइन पे दो वेक्टर है ए बार बी बार। इसको जो लाइन पैरेलल है उसके ऊपर एक वेक्टर है सी बार, तो इन तीनों वेक्टर को भी हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन यहां पे सफिशिएंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स हम कब कहते हैं, जब सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे तो उन्हें कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स हम कब कहेंगे, वो एक लाइन पे रहेंगे, ठीक है, उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन वो ऐसे दो लाइन पे रहते हैं कि या फिर ऐसे लाइन पे रहते हैं जो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम यहां पे कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। बात को समझिए, कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन यहां पे सफिशिएंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स हम उन्हीं को कहते हैं जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहते हैं, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स हम उन वेक्टर को कहेंगे जो एक लाइन पे रहेंगे या फिर पैरेलल लाइन पे रहेंगे, उन वेक्टर्स को कहेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए हम यहां तक आ चुके। अब फ्री वेक्टर मतलब जिस वेक्टर को हम शिफ्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखने जा रहे हैं, मेरे पास एक वेक्टर है, देखिए इस प्रकार का वेक्टर है मेरे पास ए बी बार। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां शिफ्ट किया, लेकिन उसका डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, इसी डायरेक्शन में यहां से उठा के यहां पे रखा मैंने। तो ये अगर मैं ऐसा कर सकता हूं
इस वेक्टर को उठा के यहाँ तक रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, लेकिन उसका डायरेक्शन मैं चेंज नहीं करूँगा, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे फ्री वेक्टर्स। समझ रहे हैं? मतलब इसे मैं शिफ्ट कर पाऊँगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा, यहाँ से मैं उसको यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो उस वेक्टर को कहेंगे हम फ्री वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे दो वेक्टर्स है सपोज, ठीक है ना, इस प्रकार के दो वेक्टर्स है। अब मैंने क्या किया, इनको उठा के यहाँ पे रख दिया, इनका डायरेक्शन मैंने वैसा ही रखा, इनका डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो उन वेक्टर्स को कहेंगे हम फ्री वेक्टर्स, ठीक है। अब लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर का मीनिंग है, देखिए 7 हुआ हमारा, अब हम 8 देखने जा रहे हैं। लोकलाइज वेक्टर का मीनिंग है कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, उस वेक्टर को हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज यहां पे ए है ऑब्जेक्ट और यहां पे बी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया है, इस ए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया यहां तक, ठीक है, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट मैंने सेम रखा। क्या कहा है मैंने कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट ए है और इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट है फिक्स रहेगा। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए बाद ये यहां तक जाएगा, देखिए, ठीक है ना, यहां तक जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो इस वेक्टर को कहेंगे हम लोकलाइज्ड वेक्टर। समझ रहे हैं? इस तरह से हमने 8 टाइप यहां पे देखे। कौन कौन से? जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। देखिए यहां पे हमने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सिर्फ यहां पे 2 पॉइंट लिखे हैं, बाद में भी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में है, लेकिन फिलहाल अभी हमने यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं। क्या है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में? देखिए ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स मीन्स अलजेब्रा के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हम वेक्टर्स के बारे में देखेंगे कैसे रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब अलजेब्रा के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन हम मैट्रिसेस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसी तरह से अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स मीन्स अलजेब्रा के जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो भी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास है, वो ऑपरेशंस हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं देखेंगे हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पहले दिया है हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मेरे पास सपोज वेक्टर ए बार है और इस वेक्टर ए बार को अगर मैंने के नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो के ए बार हुआ इसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीपल। इसे क्या कहेंगे हम? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। क्यों? क्योंकि ए बार के कितने मल्टीपल के ए बार रहेगा? के मल्टीपल रहेगा। ए बार के कितने मल्टीपल के ए बार रहेगा? के मल्टीपल रहेगा। और के यहां पे क्या है? स्केलर है, तो इस के ए बार को हम क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। देखिए क्या कहेंगे हम? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। तो ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहां पे सपोज मेरे पास वेक्टर ए बार है, इतना वेक्टर है। अब मैंने इसको कॉपी किया, इतना ए बार, कंट्रोल सी, पता है ना आपको कमांड, कंप्यूटर में कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल वी यहां पे रख दिया।
यहाँ तक आया मैं, और मैंने इस लाइन पे उसे यहाँ तक पेस्ट कर दिया, यहाँ आया मैं और उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने उसका डायरेक्शन सेम रखा है और मैग्नीट्यूड भी मैं उतना ही ले रहा हूँ। अब ये पूरे वेक्टर के बारे में आपने सोचा, ये पूरे वेक्टर के बारे में, यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक सोचा तो ए बार ए बार ए बार ए बार कितना मिला यहाँ पे 4a बार। मतलब पहले हमारे पास जो a बार था इसका कितना टाइम a बार ये मिला है, 4 टाइम्स मिला है, 4 मल्टीपल मिला है। और 4 देखिए सभी के सभी रियल नंबर हमारे लिए स्केलर होते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर स्केलर। ये 4 तो यहाँ पे रियल नंबर है तो ये 4 भी हमारा क्या हुआ, स्केलर हुआ है। मतलब ये 4a बार हमारे पास क्या है, 4a बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार, 4a बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार। लेकिन ये और हमें वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर का स्केलर मल्टीपल जब हम लेते हैं तब हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। ये चेंज नहीं होगा, जैसे ये वेक्टर है तो ये स्केलर नहीं होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर अगेन हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो ये 4a बार इसके कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। कितने मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है। तो इसे कहेंगे हम स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार। क्यों स्केलर मल्टीपल, क्योंकि इस वेक्टर के साथ 4 मल्टीपल ये स्केलर आया है, तो इस 4a बार को हम a बार का स्केलर मल्टीपल कहेंगे। इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, इसे कहेंगे हम स्केलर मल्टीपल। देखिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ऐसा, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूं, समझ लेंगे हम इसे। ये हमारे लिए, ये हमने यहां पे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है। सपोज मेरे पास वेक्टर a बार है इतना, ठीक है ना, ये वेक्टर a बार है। अब क्या किया मैंने, देखिए वेक्टर a बार है, अब मैंने इसको यहां पे पेस्ट किया तो ये बार आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में पेस्ट किया। यहां पे मैंने सेम डायरेक्शन में पेस्ट किया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम था। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे मैं -a बार लेता हूं। ये देखा हमने निगेटिव ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का मैंने निगेटिव लिया है। निगेटिव लिया है मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा इसका। आप अगर इसका लेंथ लोगे तो इसका लेंथ मॉड ऑफ a बार का लेंथ a आएगा, मॉड ऑफ -a बार का लेंथ भी a ही आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस कैसे है, अपोजिट है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए तो इस प्रकार का जो वेक्टर मेरे सामने अब दिखता है मुझे, देखिए मैं इधर भी ले सकता हूं और यहां तक लूंगा इसे, और यहां तक लेता हूं इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये तो इस प्रकार से आए हैं। अगर आपने इसके और इसके बारे में देखा तो ये वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन पे, अलोंग द सेम लाइन, ठीक है ना, अलोंग द सेम लाइन। तो ये वेक्टर हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। a बार जो हमारे पास पहला था, फिर इसके बाद हमारे पास है 4a बार, ठीक है ना, a बार था हमारे पास, फिर उसके बाद है 4a बार। देखिए a बार और 4a बार, ऐसे दो वेक्टर्स हमारे पास जो है, ये दोनों वेक्टर्स हमें कैसे दिखते हैं, a बार और 4a बार, a बार और 4a बार। इतना वेक्टर हमारा a बार था, हम यहां तक गए, कहां तक गए, 4a बार तक गए। तो ये दोनों वेक्टर के बारे में अगर आपने सोचा तो ये दोनों वेक्टर सेम लाइन पे है, ठीक है ना, एक ऐसे सेम लाइन पे है। तो इनको तो हम बेसिकली क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। इसका मतलब हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर जो हमें मिलेगा, जैसे a बार का 4a बार हमें स्केलर मल्टीपल मिला है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर एंड द वेक्टर दे आर कोलिनियर। कैसे रहेंगे वो, कोलिनियर रहेंगे, क्योंकि दोनों भी एक लाइन पे हैं। अब देखिए इतना ही a बार हमने यहां पे लिया है, लेकिन इस डायरेक्शन में उसको कंसीडर किया है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये दो वेक्टर जो हमारे पास हमें दिख रहे हैं, जैसे हमने इतना वेक्टर लिया, यहां से यहां तक लिया हमने,
तो ये माइनस ए बार, ये ए बार तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का रिजल्ट हमें मिलेगा -2 ए बार ऐसा मिलेगा। और यहाँ का रिजल्ट हमें क्या मिला है 4 ए बार। अब इन दोनों वेक्टर के बारे में अगर आपने देखा तो दोनों वेक्टर पैरेलल लाइन पे प्रेजेंट है। किस लाइन पे प्रेजेंट है? वो पैरेलल लाइन पे प्रेजेंट है। तो इस 4a बार को और इस -2a बार को हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। या फिर इतना छोड़ दिया, हमने सिर्फ इसके बारे में सोचा, मतलब 4a बार और a बार के, यहां के a बार के बारे में सोचा, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हो गए। इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे, जब भी हम a बार और ka बार ऐसे दो वेक्टर्स लेते हैं, ka बार यहाँ पे a बार का स्केलर मल्टीपल है, इस a बार को भी आप ka बार का स्केलर मल्टीपल कह सकते हैं अगर k यहाँ पे नॉन जीरो रहा। ठीक है, देखिए 4a बार और -2a बार, ये दोनों वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल है, ये दोनों वेक्टर्स भी स्केलर मल्टीपल है। इस सिचुएशन में 4a बार a बार कोलिनियर है, इन सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। बेसिकली इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर मल्टीपल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो दो वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल रहेंगे, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो दो वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल रहेंगे, जो दो वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल रहेंगे, वो वेक्टर्स पैरेलल और कोलिनियर रहेंगे। क्या रहेंगे? पैरेलल और कोलिनियर। मतलब जब भी आपको दिए हुए वेक्टर्स को पैरेलल और कोलिनियर शो करना है, प्रूव करना है, तो उस सिचुएशन में हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों वेक्टर्स दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जब भी दो वेक्टर्स को आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स को आपको पैरेलल बताना है या फिर कोलिनियर बताना है, ध्यान दीजिए, जब भी आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल बताना है या फिर कोलिनियर बताना है, ऐसे दो वेक्टर्स को हम स्केलर मल्टीपल प्रूव करेंगे। अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आए, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? पैरेलल और कोलिनियर। अब वो कोलिनियर कैसे रहेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम देखेंगे, लेकिन हमारे माइंड में एक बात फिक्स रहनी चाहिए कि जब भी हमें दो वेक्टर्स को या फिर वेक्टर्स को पैरेलल और कोलिनियर बताना है, तो उन वेक्टर्स को हम स्केलर मल्टीपल प्रूव करेंगे, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए तो उन वेक्टर्स को हम पैरेलल कह सकते हैं या फिर कोलिनियर कह सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है, अब देखेंगे हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे दो वेक्टर्स का एडिशन लेने के लिए हमारे पास दो अलग अलग लॉ दिए गए हैं। ठीक है, वेक्टर का एडिशन लेने के लिए हमें लॉज यूज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर्स ये नंबर जैसे नहीं है। अभी ये देखना है हमें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसके लिए यहाँ पे लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स आर नॉट बेसिकली नंबर्स। नंबर्स तो सभी स्केलर होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स आर स्केलर्स। तो अगर स्केलर का हमें सम लेना है तो कोई अलग से लॉ हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जैसे नंबर का हम सम लेते हैं उसी तरह से हम स्केलर का सम ले पाएंगे। लेकिन वेक्टर का एडिशन हमें लेना है और वेक्टर के लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से हमने नंबर का मतलब स्केलर का सम लिया है, स्केलर का एडिशन लिया है, उस तरह से हम वेक्टर का एडिशन नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे दो लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है ट्राइंगल। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखना है हमें, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसमें पहले कंसिडर करेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस, इसके ऊपर अगर हमने यम लिखा तो इसे हम रीड कर सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है? सपोज हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेगी, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर हमने इसका डायगोनल कंसीडर किया,
हमारे पास वेक्टर ए बार है और वेक्टर बी बार है। दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। इनका इनिशियल पॉइंट जो यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इनिशियल पॉइंट है। ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल रहेगा, अगर एडजेसेंट साइड देखिए, जिस एडजेसेंट साइड से मतलब एडजेसेंट साइड जिस इनिशियल पॉइंट से निकली है, मतलब दो एडजेसेंट साइड का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो इसमें से जो डायगोनल बाहर निकलेगा मतलब अब तीनों भी क्या हो गए, तीनों भी को इनिशियल हो गए। ये और ये तीनों क्या हो गए, को इनिशियल। तीनों का भी ओरिजिन हमारे पास सेम है, सेम पॉइंट से निकल रहे हो, ठीक है। तो ये जो डायगोनल रहेगा, इसका इन दोनों का सम यहां पे रहेगा a बार प्लस b बार। इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। उसी तरह से आप देख सकते हो, सपोज अगर ये b बार है तो इसे हम b बार ले पाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ये है तो इसे हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर जो निकलेगा इस एडजेसेंट मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, जैसे मैंने ये ए कैप लिया, ए बार लिया है, तो इसे भी मुझे ए बार लेना है, ठीक है। अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो मेरे पास जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ए बार और बी बार, लेकिन प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन अब मैंने चेंज किया है और मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। समझ रहे ना आप। अब देखिए, इसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। इसके बाद है यहाँ पे ट्रायंगल लॉ। वैसे अगर हम पहले ट्रायंगल लॉ देखते हैं फिर पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं तो और इजी जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी ट्रायंगल लॉ बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक वेक्टर ए बी बार है और दूसरा वेक्टर बी सी बार है। ये ट्रायंगल मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मैंने क्या कंसिडर किया है, वेक्टर ए बी बार और वेक्टर बी सी बार, ठीक है। अब देखिए, इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मैच हो रहा है। इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहां पे मैच हो रहा है, सेम है टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो इस ट्रायंगल लॉ से हम इसका सम लेंगे ए सी बार। क्या ले रहे हैं हम, ए सी बार, मतलब फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इसे कहेंगे हम ट्रायंगल लॉ। मतलब ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, ए सी बार। देखिए, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हमने इसका इनिशियल पॉइंट लिया है, इसका टर्मिनल पॉइंट लिया है। इसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे, इसे हम ट्रायंगल लॉ। देखिए, यही यहां पे यूज हो जाएगा। ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, ए बी बार, ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार, अगर इसके बारे में हमने सोचा, ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू क्या मिला है, ए बार प्लस बी बार। मतलब यही हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने पहले ट्रायंगल लॉ देखा, फिर बाद में पैरेललोग्राम लॉ देखा, तो और आपको इजी जाएगा। अब ये ट्रायंगल लॉ हम कैसे यूज करते जाएंगे, देखिए, सम के लिए मेरे पास पी क्यू बार है, मतलब पी टू क्यू डायरेक्शन है, फिर क्यू आर बार है, मतलब क्यू टू आर डायरेक्शन है, पी से क्यू तक है, क्यू से आर तक है। अब इन दोनों का सम कैसे मैं ले पाऊंगा, पी क्यू बार, इसका इनिशियल पॉइंट P है, टर्मिनल पॉइंट Q है। क्यू आर बार, इसका इनिशियल पॉइंट Q है, टर्मिनल पॉइंट R है। तो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार हमारे पास रहेगा पी आर बार, ठीक है। इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे पास दो लॉज है, एक है पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ। ऐसे ही हम पॉलीगोनल लॉ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इतना पार्ट हमने थ्योरेटिकल आज के लेक्चर में देखा है और थ्योरेटिकल पार्ट हमारा बचा है, वो थ्योरेटिकल पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इसे
अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपको कुछ दिक्कत आती है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, ये पढ़ने बाद आपको डाउट ज़रूर आएंगे, आ भी सकते हैं हर एक बात तो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर की है। टेक्स्ट बुक भी साथ में रखिए, टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, इस वीडियो को भी देखिए। और कुछ अगर, क्योंकि जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा, जो करेगा, तो उसको डाउट आएंगे, जो नहीं करेगा तो उसको डाउट नहीं आएंगे। तो आपके डाउट डेफिनेटली पूछिए, जो भी आपको डाउट आते हैं इसके बारे में कमेंट में मुझे डेफिनेटली पूछिए। मैं हर एक डाउट आपका क्लियर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, एफर्ट्स मैंने बहुत लगाए, बहुत अच्छी तरह से हर एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करने का मैंने एफर्ट लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आते हैं, कुछ डाउट आपके हैं, तो वो डाउट कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर से मैं आपको कहूँगा, आपके जो भी फ्रेंड्स जो अभी 10th में, 11th में, 12th में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते हैं, MST CET का प्रिपरेशन कर रहे, JEE का प्रिपरेशन कर रहे, उन सभी बच्चों को इजी मैथ्स विद पीएन सर ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसको लाइक तो आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल लाइक आपने करना ही उसको, और साथ में कमेंट भी देने हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है वो कमेंट दे दीजिए, कुछ समझा नहीं वो भी आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाने का आप प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।